हेलो एवरीवन, आपका एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज की FLT 3 को। बच्चों, आपको इस टाइम परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा जैसे जैसे आपकी FLT आगे बढ़ती जा रही है, कॉन्फिडेंस तो आया ही होगा, पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर भी जरूर होगा। तो इस प्रेशर को माइंड पे बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल होता है। इससे डील करना सीखें, अपनी प्लानिंग पे कॉन्सेंट्रेट रहें और जहां अपनी कमी आ रही है उन कमियों को दूर करते चले, ठीक है। और इस पेपर में आपको जो भी आपको कमी लगती है, जहां भी आपने अपने आप को एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में जहां भी आपको प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को दूर करिए और उस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोबारा गलत ना हो, इस टाइप के क्वेश्चंस और करिए, ठीक है। मतलब एक बार गलती हो गई तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम ज्यादा बात ना करते हुए अपनी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के इस FLT 3 के सॉल्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो टेस्ट है वो टेस्ट 10 तारीख, इट मींस 10 अप्रैल, मतलब आज हुआ है और आज इसका सॉल्यूशन डल चुका है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है, मतलब FLT चल रही है, फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। The resistance of 1 ampere ammeter is 0.018 ohm. To convert it into 10 ampere ammeter, the shunt resistance required will be। 1 एम्पियर के किसी अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है। इसको 10 एम्पियर तक मापने हेतु परिवर्तित करने के लिए निम्न शंट को लगाया जाएगा। तो देखो, आपको जो डिस्कशन किया जा रहा है वो 1 एम्पियर के किसी अमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस अमीटर को कहां तक लेकर जाने की बात हो रही है? 10 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर अमीटर कन्वर्ट इनटू 10 एम्पियर अमीटर, क्लियर है। चलिए, तो जनरली क्या होता है जब हम किसी गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर भी एक करंट मेजरिंग डिवाइस होती है, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर से हम 2 डिवाइस कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो किसी भी अमीटर की रेंज को बढ़ाना है या गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके शंट में बिल्कुल लोअर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, क्लियर है। तो जनरली यही होता है। तो शंट में जो लोअर रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जबकि आप लोगों को इस गैल्वेनोमीटर, इट मींस आप इसको अमीटर भी मान सकते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक अमीटर होता है। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, यह अमीटर है और ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है। दोनों के लिए सेम कहानी है। आपको इसकी रेंज बनानी है, मतलब रेंज बढ़ानी है इसकी। तो इसकी जब रेंज बढ़ाएंगे आप लोग, तो ये तो 1 एम्पियर दे रखा है, मतलब यहां पे जो करंट है वो करंट कितनी है, यहां वाली दे रखी थी, वो कितनी है, I1। सेम कहानी यहां पर भी होती है। मैन करंट यहां पर आई, यहां पे चली गई IG, यहां कितनी बची, I माइनस IG, क्लियर है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, S इजिकल टू क्या होता है भाई, इसका रेजिस्टेंस है RG, तो फॉर्मूला होता है IG RG अपॉन I माइनस IG। अब IG की वैल्यू आपको दे रखी है, सेम कहानी इसी के लिए हो जाएगा। तो IG कितना दे रखा है भाई, पहले कितना था, 1 एम्पियर मेजर कर रहा है। फिर RG कितना दे रखा है, 0.018 कर रहा है। फिर I माइनस IG, I कितना है, 10 एम्पियर, इतना मेजर करना है ना आपको, करना है या नहीं। तो 10 माइनस 1, क्लियर है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी C इज इक्वल टू 0.02 ओम, S इज इक्वल टू 0.02 ओम। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन C है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बॉडी कंस्ट्रेंट to move along the z-axis of a coordinate system is subject to a constant force F vector is equal to minus I k plus 2j k plus 3k k न्यूटन। ये फोर्स है भाई हमारे पास, क्लियर है। चलिए, what is the work done by this force in moving the body over a distance of 4 मीटर along the z-axis। इसका हिंदी वर्जन है, एक बल दे रखा है, इसके अंतर्गत z अक्ष में दिशा में गति करता है जो 4 मीटर की दूरी तक z अक्ष के अनुदिश चलने में बल द्वारा किया गया कार्य निकालिए। मतलब कार्य जो होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणा, क्लियर है। और जो कार्य होता है, जो वर्क होता है वो एक अदिश राशि है, मतलब 2 वेक्टर से आपको एक अदिश राशि
मतलब स्केलर क्वांटिटी मिली है। चलिए, तो भाई मेरा जो एस वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, उसने बोला किस में लेके जाओ, जेड एक्सिस में लेके जाओ, मतलब 4k के। आपको एफ तो दे ही रखा है। चलिए, तो एफ कितना है, माइनस आई के प्लस 2j के प्लस 3k के डॉट 4k के। अब इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है, सेम का सेम के साथ 1 होता है, बाकी सबके साथ 0। तो इसका हो गया 0, इसका हो गया 0। अब k का k के साथ क्या हो गया 1, तो 4 इंटू 3 क्या 12 हो जाएगा। चलिए, तो W इजिकल टू कितना आ गया 12 जूल। तो मेरा जो सेकेंड मतलब जो मेरा आंसर है वो आंसर क्या है, W इजिकल टू 12 जूल। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो कितना है 12 जूल, 12 जूल। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स इज I इज इक्वल टू 10 sin 256 t एम्पियर। द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत द्वारा तात्कालिक धारा I बराबर 10 sin 256 t एम्पियर है, तब धनात्मक आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होगा। जब भी एसी की बात करते हैं और एसी के लिए जो हाफ साइकिल होती है, अर्ध चक्र, उसके लिए जो धारा का मान होता है वो 2I0 अपॉन पाई होता है। और ये I0 जो होता है ये मैक्सिमम करंट होती है। तो यहां पे जो इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम करंट होती है वो आगे लिखी होती है, इसी को I0 बोलते हैं। ये क्या होता है I0। तो I0 इजिकल टू कितना है 10। वैल्यू रखिए, हाफ की हम बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल में करंट की हम बात कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 अपॉन 3.14। क्लियर है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलता है वो होता है 6.37 एम्पियर। तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलता है I इज इक्वल टू में वो कितना है 6.37 एम्पियर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT के इक्वेशन आपके सामने है। द क्वांटिटी A अपॉन PVB इज डायमेंशनली इक्वल टू। समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT में राशि A अपॉन PVB की विमा आपको ज्ञात करनी है। P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, T क्या है, ताप, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में जब भी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो जो विमा इसकी रहेगी ना वही विमा इसकी रहेगी। क्लियर है, मतलब जो भी वैल्यू प्लस में आती है वो विमा क्या होती है इक्वल होती है। मतलब जो विमा इसकी है, अब ये मीटर में है तो ये भी किस में है, मीटर में है, और ये भी किस में है, मीटर में। सेम कहानी यहां पर भी है। तो जनरली यहां पे हम बात करते हैं तो देखो V क्या है, आयतन है। अब ध्यान से सुनिए V माइनस B। अब ये जो विमा V की है वही विमा किसकी है, B की है भाई, है या नहीं है। तो इस वाली कहानी में जो विमा दे रखी है किसकी, V की, वो किसकी है, B की है। अब V क्या है, आयतन है, तो आयतन की विमा क्या होती है L3। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे P क्या है, प्रेशर है, दाब है, ठीक है, और A अपॉन V स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है। तो जो विमा P की है वही विमा किसकी हो जाएगी, A अपॉन V स्क्वायर की। अब P क्या होता है, F अपॉन A। वैसे डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हो, नहीं पता हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसकी जो विमा हो जाएगी बल की होती है M1 L1 T माइनस 2 और एरिया होता है L2। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब एरिया -2 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1 L माइनस 1 T माइनस 2। क्लियर है। अब यहां से मुझे A की निकालनी है, तो A अपॉन, अब इसकी विमा कितनी है भाई, इसकी होती है L3 और ये स्क्वायर है, कितना हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, इधर ले आइए, M1 L की पावर 6 है तो कितना हो गया L की पावर 5 T की पावर -2। क्लियर है, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें, नहीं है। तो देखो मुझे A मिल चुका है, मुझे P पता लग चुका है, मेरे को V भी पता लग चुका है और V के साथ B भी पता लग चुका है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है A अपॉन PVB।
चलिए, तो A अपॉन P V B। अब A की विमा जो भी है रख दीजिए, कितना है M1 L5 T-2। ठीक है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद P कितना है, P देखिए प्रेशर है, आपने यहां निकाल रखा है, वो क्या है M1 L-1 और कितना है देखिए T-2। चलिए, फिर V कितना है L3 है और क्या वही B है, ठीक है, तो ये भी L3 और ये भी क्या है L3। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, M1 से M1 कट गया, T-2 से T-2 कट गया। अब देखो L की पावर 6 और -1 तो L की पावर 5 हो गया क्या, तो ये पूरा इससे कट गया। तो जो फाइनल मुझे मिलती है विमा डायमेंशन वो क्या मिलती है M0 L0 T0। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, यस। तो क्या है M0 L0 T0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, velocity vector and acceleration vector in a uniform circular motion are v vector and a vector respectively then। एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश व त्वरण सदिश संबंधित है। देखो चलिए, सर्कुलर मोशन का इक्वेशन आया आपके सामने, बात की जा रही है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक्सेलरेशन काम करता है, एक कौन सा सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय, जो किधर की तरफ होता है केंद्र की ओर, तो इधर की तरफ है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वो इधर की तरफ होती है, आप कहीं भी ले लीजिए, क्या ये दोनों लंबवत हैं एक दूसरे के। और किसी भी दो लंबवत भौतिक राशियों, मतलब वो दोनों सदिश राशि होनी चाहिए, तो दो लंबवत सदिश भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0। क्लियर है, तो A वेक्टर डॉट V वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0। ये किसके लिए कंडीशन है, एक समान वृत्तीय गति के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस सेमीकंडक्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। Electrons move from higher energy level to lower energy level in the conduction band. Third, holes in the valence band move from higher energy level to lower energy level. Fourth, holes in the valence band move from lower energy level to higher energy level. इसका हिंदी वर्जन डिस्कस कर लेते हैं। जब एक अर्धचालक के परितः विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में जाते हैं। सेकंड, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। थर्ड, संयोजी बैंड में कोटर मतलब होल उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और फोर्थ, संयोजी बैंड में कोटर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, दो बैंड होते हैं मेरे पास, ठीक है, एक क्या है, ये है चालन बैंड, ठीक है, मतलब कंडक्शन बैंड, क्लियर है, और ये क्या है वैलेंस बैंड, क्लियर है, इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, क्लियर है। अब कंडक्शन बैंड में हमने लेवल्स बनाए, तो लेवल जब हम बनाते हैं तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है, वो कहां पे जाते हैं, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। एनर्जी मिली, चालन हुआ, कहां जाएंगे, निम्न से उच्च में, क्लियर है। तो पहला वाला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक, जब आपने उसको एनर्जी दी तभी तो कंडक्शन होगा। परंतु क्या होता है, वैलेंस बैंड की हम कहानी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वैलेंस बैंड में क्या होता है बच्चे, भाई आपने यहां से होल था वो कहां पहुंचा दिया, कंडक्शन बैंड में, या मतलब इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां पहुंचा दिया, होल से, मतलब संयोजी बैंड से कहां पहुंचा दिया, कंडक्शन बैंड में, मतलब ये होल कहां क्रिएट हो गया, संयोजी बैंड में। अब ये जगह खाली है, तो देखो क्या यहां वाला इलेक्ट्रॉन फिर यहां जाएगा, तो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये कंप्लीट हो गया, तो होल यहां क्रिएट हो गया क्या, तो ये तो भैया कहां जा रहा है, हायर से लोअर की तरफ। भाई यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये जगह खाली हुई या नहीं हुई,
तो ये कहां चला गया, हायर से लोअर, और ये कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की ओर। तो यदि सीधी सी कहानी हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और होल्स की हम बात करें तो होल्स जो है इन द वैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के होते हैं, तो दोनों काम अपोज करेंगे। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट और थर्ड, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल इज। 4 पार्टिकल आपको दे रखे हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, और चारों के मासेस दे रखे हैं और डिस्टेंस दे रखी है, एक डायग्राम बना रखा है। दिए गए चित्र में द्रव्यमान केंद्र का एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा। आपसे क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो सीधी सी कहानी हम क्या पढ़ते हैं, एक्सियम इज इक्वल टू एक्स अक्ष में पूछा है तो सिर्फ हम एक्स अक्ष की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। चलिए तो ये हो गया m4 x4 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो एक्सियम कितना हो जाएगा, चलिए तो m1 कितना है बच्चे, मान लीजिए ये आपका m1 है, ये क्या है m2, ये क्या है m3, ये क्या है m4। अब इसका ये तो ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, तो ओरिजिन पे x क्या है, 0 है, तो ये m1 जो है 1 इंटू 0 हो गया, प्लस m2 कितना है बच्चे, ये 8 मीटर डिस्टेंस पे x एक्सिस में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 8। फिर आते हैं प्लस पे, फिर बात करते हैं 3 की, क्या यहां पे 3 8 मीटर है, क्या सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है, y की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या ये भी 8 पे है। चलिए ठीक है पक्का। उसके बाद हम बात करते हैं 4 की, 4 का कितना है, 0 है, क्लियर है। चलो अपॉन टोटल मासेस कितना है, 1 2 3 6 और 4 10 हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, एक्सियम इज इक्वल टू 16 प्लस, ठीक है ये 0 हो गया क्या, चलिए ये कितना हो गया 24 अपॉन 10, कितना आ गया 40 अपॉन 10, तो क्या ये कट हो जाएगा, कितना आया 4 मीटर। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है 4 मीटर। क्लियर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, A monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope can break when a mass of 75 kg is suspended from it. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? 20 kg का एक बंदर ऊर्ध्वाधर रस्सी को पकड़े हैं, 75 kg द्रव्यमान टांगने पर, रस्सी टांगी गई है तो 75 kg पे वो टूट जाती है। बंदर को ऊपर चढ़ने के लिए अधिकतम त्वरण क्या होगा। क्लियर है, मतलब रस्सी जो है वो अधिकतम कितना झेल पा रही है, 75 kg। क्लियर है, चलिए बंदर का द्रव्यमान कितना है 20, तो एक्चुअल में क्या है भाई, मान लीजिए ये रस्सी है, इस रस्सी पे एक बंदर है, क्लियर है वो ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है ये बंदर है, इस बंदर का जो वेट है वो तो कितना है 20 g है। क्लियर है, पर रस्सी मैक्सिमम कितना झेल पाती है, मतलब रस्सी का जो तनाव है वो तनाव कितना झेल पाएगा मैक्सिमम, तो उसने बोला मैक्सिमम तो यदि हम बात करें तो वो 7g, मतलब 75g। कितना देखो कितना देखा है 75 kg। क्लियर है, तो कितना झेल पाएगा 75 kg, तो 75 kg झेल पाएगा, तो नीचे क्या लगेगा 75g। तो जो रस्सी का टेंशन है वो टोटल कितना है 75g है भाई। क्लियर है, अब बंदर ऊपर की तरफ चलना चाह रहा है, अब बंदर ऊपर की तरफ चलेगा तो फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से क्या कुछ वेरिएशन आएगा, तो उसमें क्या रस्सी टूट सकती है, तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो जिसमें बंदर क्या है बिना रस्सी को तोड़े हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाए। तो मतलब क्या मैक्सिमम कंडीशन पूछी गई है, यस। तो मैक्सिमम कंडीशन यदि पूछी गई है तो क्या उसका टेंशन दे दिया गया है मैक्सिमम वाला, तो ऊपर जो टेंशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, बंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी T माइनस mg इज इक्वल टू ma। T दे रखा है 75g, mg की हम बात कर रहे हैं तो mg कितना है 20g,
क्या यही है mg बंदर का द्रव्यमान? तो 20g इज इक्वल टू m कितना है? m है 20, क्योंकि ये बंदर का द्रव्यमान है, ठीक है, बंदर ही चढ़ रहा है, इनटू है। तो 75g में से आप 20g माइनस करेंगे तो आपको मिलता है 55g। क्लियर है? इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसने दे रखी है, ठीक है। तो 550 अपॉन 20 क्या ये कट हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे, कट करिए, तो 27.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, इस पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, तो ये किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे एक फ्रिक्शन भी दे रखा है ना, घर्षण गुणांक दे रखा है, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मतलब फ्रिक्शन होगा। तो जब भी फ्रिक्शन होता है तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। ये आता कैसे मैं आपको ये भी बता दूंगा। क्लियर है? ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मान लीजिए इसका जो मास है वो m है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन, और n कितना है? mg कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा। अब यहां पे इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाता है? ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा। क्या m से m कट जाएगा? तो a बराबर क्या मिला? g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। देखो यही फॉर्मूला है क्या? ठीक है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, कभी भूल जाते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो क्या यही है। चलिए, तो a बराबर कितना है? g कितना है? 10, थीटा कितना है? 30 डिग्री, साइन 30 माइनस, अब यहां पे देखो ऑप्शन में g को कैलकुलेट नहीं करा इसने, तो क्यों ना हम g भी कैलकुलेट ना करें। तो क्यों करें हम, जब नहीं दे रखा तो g को कॉमन ले लेते हैं। तो g को मैंने यहां पे कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? साइन 30 माइनस म्यू कोस 30। क्लियर है? अब मान रख दीजिए, साइन 30 का मान है 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4 रख दीजिए, और इसका मान कितना है? √3/2। क्लियर है? चलो अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो नीचे क्या आ गया? 10, ठीक है, कड़िया 2 बार, ये 2 से कड़िया कितनी बार? 5 बार। तो a बराबर कितना मिला? चलिए a बराबर मिला g, फिर क्या है? 1/2 माइनस √3/5। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? यस, पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 20 IK plus 25 JK exists in space if the potential at the origin is 0, then the potential at point 2 meter 4 meter is एक स्थान पर E बराबर 20 IK plus 25 JK विद्युत क्षेत्र है, यदि मूल बिंदु पर विभव 0 हो तब बिंदु 2 मीटर 4 मीटर पर विभव होगा। देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है? विभव। तो एक फॉर्मूला होता है V बराबर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे V बराबर है तो E की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अब है ना, डी आर वेक्टर मतलब ये कंडीशन दे रखी है आप लोगों को 2 मीटर और कितना? 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा? माइनस ई वेक्टर, क्या मुझे x कंपोनेंट दे रखा है? यस, तो ये क्या हो जाएगा? x। फिर आ जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट dy। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्या करेंगे? समाकलन, इट मींस इंटीग्रेशन। तो e मुझे दे रखा है, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं चाहो तो यही कैलकुलेट करके चलिए। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अब देखो ई वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट? एक्स वाला, तो क्या ये आई केप वाली कहानी हो जाएगी और क्या जे केप वाली हो जाएगी? डायरेक्शन के साथ पुट करेंगे। चलिए, तो कितना हो गया? कितना दे रखा है? 20 dx आई केप
-25 dy जे के। क्लियर है? चलो, तो v वेक्टर कितना हो जाएगा, कहां से कहां तक, अब ये भी कैलकुलेट करते हैं। देखो कहां से बोला, विभव शून्य हो तो बिंदु 2 मीटर 4 मीटर, मतलब कहां से, मूल बिंदु से। क्या 0 0 से बोला गया है, तो शुरुआत कहां से है, 0 से लेके 2 तक, और इसकी शुरुआत कहां है, 0 से लेके 4 तक। चलिए, तो कितना है, 20 आपने आगे ले लिया, dx का क्या होगा, x, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, 25 आपने आगे ले लिया, ठीक है, dy का हो जाएगा y, 0 से लेके 4 तक। तो v बराबर कितना है, अब ये माइनस आगे चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो -20 2 माइनस 0 -25 4 माइनस 0, तो कितना हो गया, -40, और ये हो गया -100। तो v की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो कितनी है, -140 वोल्ट। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट, आपके सामने एक सर्किट बना रखा है। क्लियर है? लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्जन है, दिए गए परिपथ में आपको सत्य तालिका क्या होगी, एक परिपथ बना रखा है, उसकी ट्रुथ टेबल आपको निकाल के बतानी है। क्लियर है? चलो, तो हम चेक कर लेते हैं। जो जो इनपुट में मुझे सिग्नल दे रखे हैं, शुरुआत में देखो सब में 0 0 0 1 1 0 1 1 दे रखे हैं, तो हम भी ऐसे ही देंगे। क्लियर है? चलिए, तो शुरुआत में सबसे पहले दिया मैंने a 0 और b भी क्या दिया, 0। क्लियर है? ये b 0 है तो b यहां पर कितना है, 0, और यहां पे कितना हो गया, 1। क्यों 1 हो गया, क्योंकि यहां नॉट गेट लगा हुआ है। क्लियर है? अब 1 0, तो ये कौन सा गेट है, एन गेट। एन गेट में यदि एक भी 0 आया तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0। तो यहां पे कितना मिला, 0 मिला भाई मेरे को। क्लियर है? अब चलते हैं ऊपर की तरफ, यह आपने दे रखा है 0 और बी भी देखो यहां से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो क्या ये भी 0 है। ऊपर की तरफ क्या है, एन गेट, तो इसका आउटपुट भी क्या मिला, 0। अब दोनों 0 0 है, तो दोनों 0 0 है, और गेट बोलता है मुझे सिर्फ एक 1 दे दो, तो आउटपुट 1 दे दूंगा, वरना 0 आएगा। तो क्या दोनों 0 है क्या, तो दोनों 0 है तो कितना है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 0 0 पे क्या मिला है मुझे, 0, तो 0 0 पे 0 कहां मिल रहा है भाई, पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला भी गलत हो गया, तीसरे वाले में और चौथे वाले में मुझे ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो हम चेक कर लेते हैं इसमें ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसको लेते हैं सेकंड ऑप्शन 0 1, तो ये हो गया 0, ये क्या है 1। तो हमें यहां पे क्या देना है, देखो ये 0 है, ठीक है, तो यहां पे 0 दिया तो यहां क्या हो जाएगा 1, और ये तो ऑलरेडी 1 है ही सही। तो एन गेट में देखो दोनों 1 है, ठीक है, दोनों 1 है, तभी यहां पे क्या होगा 1, तो क्या आ गया 1। यहां दोनों क्या है 0। अब देखो यहां 0 है तो 0 और 1, और गेट है, और गेट बोलता है एक भी 1 दे दो 1 दे दूंगा। ठीक है, तो क्या आ गया 1। क्लियर है? तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 में 1, यहां पे भी कितना है 0 1 में 1। तो देखो अभी भी दोनों में कंपटीशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है 1 0, तो यहां 1 दे दो, यहां कितना दे दो 0, यहां 1 दोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, और यहां पे क्या है 0, 0 0 पे क्या मिलेगा 0। क्लियर है? यहां पे 1 दिया है तो यहां पे क्या है 1, और यहां पे कितना है 0, तो ये 0 है, तो 1 0 कितना हो जाएगा यहां पे 0, दोनों 0 0 है, तो आउटपुट क्या मिला 0। क्लियर है? तो 1 0 पे आउटपुट क्या है 0। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। 1 0 पे आउटपुट क्या है 1, देखो ये गलत हो गया, तो ये वाला भी क्या हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए ऐसे हमें चेक करके आंसर निकालना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप शोन इन द डायग्राम। डायग्राम आपके सामने दे रखा है, दिए गए धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो आपसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा जा रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, परपेंडिकुलर ट्राइंगुलर है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्लियर है? बेस कितना है 140 और हाइट कितनी है 130।
क्लियर है? और ये सब किसमें है? ये सब किसमें है? 70 टाइम्स कट हो गया तो कितना आ गया? ठीक है, इसको कट कर लो, डायरेक्ट हम आंसर पे जाते हैं। क्लियर है? तो 70 इंटू 130, अब ये किसमें था? सेंटीमीटर में था। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ से और मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो m इजिकल टू क्या है? आई है। आई कितना है? 20 है भाई। और ये कितना है? 70 इंटू 130 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए, कितना है? 1 1 1, तो 10⁻⁻1 बचा क्या? चलिए, कितना है? 21 और 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया? 2 18 इंटू 10⁻⁻1 कितना आ जाएगा? 18.2। अब इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर है, और साथ में क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 18.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। The displacement of particle after time t is given by x is equal to t cube minus 60 square plus 3t plus 4. What is the velocity of the particle when its acceleration is 0? एक कण का t समय पश्चात विस्थापन आपके सामने है। ये इक्वेशन दे रखी है, देखो। ठीक है, किसमें है? मीटर में है। तो कण के वेग का मान क्या होगा जब इसके त्वरण का मान 0 हो? त्वरण क्या है? 0, मतलब a क्या है? 0। क्लियर है? तो आपको क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो हम बात करते हैं, विस्थापन दे रखा है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करिए, आपको वेग मिलेगा, करिए। तो टी क्यूब का क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर माइनस ये 2 आगे आएगा तो 12t हो जाएगा। फिर इसका कितना हो गया? +3, और ये तो हो गया 0। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला गया? त्वरण की बात की जा रही है, तो एक बार और इसका क्या हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन होगा। करिए, कितना हो जाएगा? 60 माइनस 12। ठीक है, ये भी 0 हो गया। अब इसने बोला कि इसको 0 के बराबर रख दो, तो कितना आया? 60 माइनस 12। तो 60 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो t इज इक्वल टू कितना है? 2 सेकेंड। अब इस 2 सेकेंड पे आपको क्या बताना है? कण का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो रखिए, तो कितना हो जाएगा? v की वैल्यू ये रही, देखो। तो v बराबर 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 2 प्लस 3। तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा? 12 माइनस 24 प्लस 3। तो v इजिकल टू कितना? माइनस 12 प्लस 3। तो कितना मिला? -9 मीटर पर सेकेंड। तो जो मुझे वेग मिला है, वेलोसिटी मिला है, वो क्या है? -9 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A nucleus of mass number 152 split into two nuclei having mass number 125 and 27. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively is. द्रव्यमान संख्या 152 एक नाभिक 125 और 27 द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में विभाजित होता है। दो संतति नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो, मास नंबर के साथ रेडियस का रिलेशन क्या होता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो R जो है वो समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या के घनमूल, मतलब क्यूब रूट के। तो इस वाली कहानी में दो पार्ट्स में विभाजित हुआ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, यही ना, नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात है ना, टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, 1/3। अब A1 कितना है? 127 और वो सॉरी 125 ना, चलिए कितना है? 125 और A2 कितना है? 27। क्लियर है? ये 1/3 और ये कितना है? 1/3। तो ये किसका 1/3 है? 5 का, ठीक है, और ये कितना है? यहां पे आ जाएगा 3। तो जो ऑप्शन है हमारा वो कितना है? 5:3। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ escape velocity on the surface of a planet is ve, if planet
shrinks such that its radius decrease to 1/2 of present radius, then the escape velocity on its surface is mass of planet constant. है ना, अंडरलाइन करिएगा, फॉर्मूले में क्या बोला गया कि मास ऑफ प्लेनेट कांस्टेंट है। यदि किसी ग्रह की सतह पर किसी पिंड के लिए प्लान वेग वी है, यदि ग्रह सिकुड़ कर प्रारंभिक त्रिज्या का क्या हो गया आधी रह जाए, तो सतह से प्लान वेग का मान होगा। क्लियर है? तो जनरली क्या होता है, यदि हम प्लान वेग की बात करें तो v क्या होता है √2gm/r, √2gm/r। ठीक है, अब इसने क्या बोला, नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, एस्केप वेलोसिटी v दे रखी है ve, इसमें क्या कर दिया, रेडियस को उसने क्या कर दिया, पहले का क्या कर दिया हाफ। ठीक है, सिकुड़ कर प्रारंभिक त्रिज्या का आधी रह जाए, और ध्यान से सुनना मास क्या है, नियत कांस्टेंट है, तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, मास में भी क्या होगा, चेंजेस आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम में क्या रेडियस आता है क्या, इसलिए इसने कंडीशन बोल दी तो कोई टेंशन है ही नहीं। इसमें क्या चला जाएगा, क्या ऊपर की तरफ 2gm/r चला जाएगा। क्लियर है? और ये कितना है v डैश √2, और ये कितना है ve। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है, वो क्या है √2ve। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following graph represent the motion of the planet moving about the sun? निम्न में से कौन सा ग्राफ ग्रहों की सूर्य के चारों ओर तरफ गति के लिए होगा। तो देखो, केपलर के नियम के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के हमारे पास ग्राफ कौन कौन से हैं, एक तो पहला, दूसरा, तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टी और आर में, जबकि मैं बात कर रहा हूं टी स्क्वायर और आर क्यूब में, तो दोनों में है। परंतु ये वाला जो ग्राफ होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका कुछ ना कुछ से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, टी स्क्वायर आर क्यूब प्लस सी। क्लियर है? पर ऐसा नहीं है, ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ ग्राफ है, तो ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Let T1 and T2 be the energy of an electron in second and third excited state of the hydrogen atom, respectively. According to the Bohr model of an atom, the ratio T1-T2 is. मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी और तीसरी उत्तेजित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, दूसरी और तीसरी, सेकेंड और थर्ड, बना लीजिए, सेकेंड और थर्ड बना लेते हैं। n = 1, n = 2, n = 3 और n = क्या है 4। देखो सेकंड वाली ये है, मतलब यहां पे जो n है आपका वो कितना है 3, और थर्ड वाली आपकी ये है, क्योंकि पहली ये है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है। तो हम बात करते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का कितना दे रखा है, T1 दे रखा है, देखो है ना, T1 और T2 क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, और ऊर्जा कितनी है हम फॉर्मूला जानते हैं, T = क्या होता है, या फिर E = कितना होता है, -13.6 Z²/n²। क्लियर है? तो T1/T2 बोला गया है, तो पहली कंडीशन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना हो गया 3, और थर्ड के लिए कितना हो गया 4। ध्यान से सुनना, कंडीशन है, तो कितना हो जाएगा -13.6 Z²/3 का स्क्वायर -13.6 Z²/4 का स्क्वायर, ये सब कट हो रहा है। क्लियर है? ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा T1/T2 16/9, 4 स्क्वायर ऊपर चला गया 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। When a photocell show saturated current, then in the region resistance will be indeterminate, different, 0, infinitely. जब प्रकाश सेल संतृप्त धारा प्रदर्शित करता है तो इस क्षेत्र में प्रतिरोध कितना होगा। देखो फोटोसेल है, और इस फोटोसेल का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार होता है, फोटो करंट है, फोटोन इंसिडेंट होंगे और आउटपुट में आपको मिलती है करंट। मतलब ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? इसका जो डायग्राम होता है वो होता है V,
और I की फॉर्म में इधर की तरफ, ऐसे सैचुरेटेड करंट इस प्रकार मिलती है कुछ। क्लियर है? इस स्थिति में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? ये सैचुरेटेड करंट है, यहां पे प्रतिरोध क्या हो चुका है? अनंत। R इजिकल टू क्या है? इनफाइनाइट। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 19, चूज द false स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो पहला ऑप्शन बोल रखा है और बोला असत्य कथन कौन सा है, इनकरेक्ट बताना है, तो हम दोनों पढ़ते चलते हैं। इन कंडक्शन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, चालकों में संयोजन और चालन बैंड क्या होते हैं? अति व्याप्त होते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। सही बात है भाई, तो ऑप्शन है तो मेरा सही है। क्लियर है? असत्य कथन ढूंढना है इसलिए मैं सही लगा रहा हूं, आंसर हमारा गलत वाला होगा। फिर क्या बोला? अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ बढ़ती है। भैया अर्धचालक जो होते हैं वो नॉर्मल अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक बन जाते हैं, मतलब कंडक्टर बन जाते हैं। तो स्टार्टिंग में वो एक इंसुलेटर होता है जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात होती है, पर टेम्परेचर आप जैसे इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाता है। तो कंडक्टर जब वो हो जाता है, पर वो कब हुआ? जब टेम्परेचर इंक्रीज करा। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा, करंट बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है? कम हो रही है। और ये बोल रहा है कि ताप के साथ साथ बढ़ती है, मतलब ये गलत है। तो देखो मुझे एक आंसर तो मिल चुका है, पर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। अर्धचालकों की चालकता ताप के साथ बढ़ती है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अभी जस्ट मैंने यही बोला, तो ऑप्शन सी सही है। डी, वो पदार्थ जिनमें ऊर्जा गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होता है वो कुचालक होते हैं। सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इंसुलेटर्स, तो सीधी सी कहानी है, एनर्जी बैंड गैप जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ, मतलब वैसे जनरली तो हम एनर्जी गैप जो है वो बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ एनर्जी गैप, तो वो क्या बन जाता है? इंसुलेटर, कुचालक। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, सही बोल रहा है, तो ऑप्शन डी भी क्या है? सही है। तो जो हमारा आंसर है असत्य पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, if the percentage error in the diameter of sphere is 3%, then the percentage error in its volume will be। यदि एक गोले के व्यास में प्रतिशत त्रुटि 3% हो तब इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो आयतन जो होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आर क्यूब के। अब प्रतिशत त्रुटि में पावर क्या होती है? आगे आ जाती है क्या? क्लियर है? तो कितना है? 3% है रेडियस में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा? 9%। क्लियर है? तो कितना चेंजेस आया? डेल वी अपॉन डेल वी इन मल्टीप्लाई बाई 100 कितना है? 9। समझ में आया? क्लियर है? अरे बोलो। चलो थोड़ा गंदा हो गया है, अच्छा कर लेते हैं इसको। कितना हो गया? 9%। क्लियर है? 9%। क्वेश्चन नंबर 21, when n type semiconductor is heated, the number of n type अर्धचालक को गर्म करने पर, देखो n type आप बनाते हो, शुरुआत में आपने बना दिया, पेंटावेलेंट आपने इंप्योरिटी उसमें ऐड कर दी और बन गया। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे, बॉन्ड टूटेंगे। अब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और होल भी मिलेगा। भाई एन टाइप तो आप पहले बना चुके हो ना, अब उसके बाद आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो बॉन्ड टूटते हैं, अब बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों चीज मिलेगी, तो जितने नंबर ऑफ आपको होल्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों की संख्या क्या होने वाली? इक्वल। यहां गलती मत कर देना, एन टाइप देख के हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, पर इसने क्या बोला? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो दोनों इक्वल मिलेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इंक्रीजेस इक्वली। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर समान रूप से बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ए कोइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ohm has a resistance of 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination is connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is 31 ohm
करंट प्रतिघात की कुंडली का प्रतिरोध 8 ओम है। यह 25 ओम धारितीय प्रतिघात के संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। संयोग को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। परिपथ की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शक्ति गुणांक जो होता है वो होता है cos थीटा और ये होता है R अपॉन Z। R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। Z क्या है? इंपीडेंस, प्रतिबाधा। इस Z का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XL कितना दे रखा है भाई? दे रखा है 31 ओम प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो XL दे रखा है भैया 31 ओम। क्लियर है? उसके बाद दे रखा है कुंडली का प्रतिरोध 8 ओम और 25 ओम धारितीय प्रतिघात। क्लियर है? तो R कितना है? R है 8 ओम। क्लियर है? रेजिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दे रखा है 25 ओम। क्लियर है? सारी वैल्यू मेरे सामने है। तो 31 माइनस 25 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 25 मतलब 6 का स्क्वायर होता है 36, ये 64, क्या ये 100 हो जाएगा? तो अंडर रूट में से 100 बार आएगा तो क्या 10 ओम हो जाएगा। तो cos थीटा क्या है? R अपॉन Z। R कितना है 8, Z कितना है 10, तो कितना आ गया 0.8 मतलब 0.8। क्या यही मेरा पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक है? क्या आप लोगों को समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा। समझ में आया तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। A metal sphere is placed in a uniform electric field E node I cap, then आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, जनरली इसका हिंदी वर्जन में पढ़ देता हूं। एक धातु का गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, यदि विद्युत क्षेत्र का मान E नोड I cap हो तो। क्लियर है? तो जनरली क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए एक गोला है, ये धातु का गोला है, मेटल है, तो मेटल के इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। ठीक है, सरफेस पे क्या होता है कांस्टेंट होता है और वो आर के मतलब जो रेडियस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये फिक्स है। इसके बाद यदि आपने बाहर की तरफ बढ़ाया आउटसाइड में, है ना, इनसाइड तो क्या है, इनसाइड 0 है, सरफेस पे क्या है, सरफेस पे ये है। फिर उसके बाद आउटसाइड की हम बात करेंगे तो आउटसाइड पे ई जो है वो जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी आर मतलब ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना वो बढ़ेगा। क्लियर है? अब इसने क्या दे रखा है डीवी मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये डीवी है तो मैं जानता हूं E इज इक्वल टू कितना है माइनस डीवी अपॉन डीएक्स या डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। मतलब इनडायरेक्टली पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो अंदर की तरफ तो किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए सब पे क्या है इक्वल है। क्लियर है? तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान गोले के अंदर क्या है समान है तथा बाहर असमान रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या सही है क्या? ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज यूनिफॉर्म इनसाइड बट नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द स्फीयर। कहानी समझ में आई? क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस is found to be proportional to the square of its absolute temperature. The ratio Cp upon Cv for the gas. एक रुद्रोष्म प्रक्रम में एक गैस का दाब परम ताप की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती है। गैस के लिए Cp अपॉन Cv का मान क्या होगा? देखो Cp अपॉन Cv मतलब इनडायरेक्टली गामा। समझ में आया? एडियाबेटिक कांस्टेंट। और जब भी हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की तो उसके लिए इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर और टेम्परेचर में बात करेंगे P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? तो यदि हम इसको रिलेशन बनाते हैं तो इसने क्या बोला है कि गैस का दाब परम ताप की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती। एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T स्क्वायर। क्लियर है?
चलो इसकी फॉर्म में हम ले आते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, तो मैंने क्या करा, इसको इधर रहने दिया गामा -1 से, और इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया टी की पावर गामा। समझ में आया कैसे किया? फिर समझा देता हूं, समझ। देख मैं इसको टी की पावर गामा है, इसको लेकर आऊंगा 1 पी की पावर 1 - गामा है, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, टी की पावर गामा, ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूंगा गामा -1। भाई ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया माइनस। मुझे, और ये प्रोपोर्शनल की टर्म में चल रहा था, इसको प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा पी की पावर गामा -1 प्रोपोर्शनल टी की पावर गामा, तो क्या हो जाएगा पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर गामा अपॉन, भाई मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन गामा -1। क्लियर है? चलो तो P प्रोपोर्शनल है किसके, गामा अपॉन गामा -1। अब देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। क्लियर है? ये दे रखा है टी स्क्वायर, कंपेयर करिए तो गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू क्या है 2। सॉल्व करिए तो गामा इज इक्वल टू 2 गामा -2, इसको इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा 2 गामा में से गामा, तो गामा बचेगा, इधर आइए तो क्या बचा है 2, तो गामा इज इक्वल टू क्या है 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 1.5 times the threshold frequency is incident on photosensitive material. If the frequency is 1/3 and intensity is quadrupled, the photocurrent becomes। दहली आवृत्ति 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश वैद्युत पदार्थ पर गिराते हैं, यदि आवृत्ति 1/3 और तीव्रता 4 कर दें तब वैद्युत धारा हो जाएगी। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर पहली बात है, किसी मेटल पे जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन आपको इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलकर बाहर आ जाए, उसी के बाद तो फ्लो होंगे, तभी तो करंट फ्लो होगी। तो शुरुआत में जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई वो कितनी थी, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब दहली आवृत्ति का कितना है फ्रीक्वेंसी दी गई, वो दहली आवृत्ति की कितनी थी 1.5 f0। मतलब सीधी सी बात है, क्या वो 1 से ज्यादा है, क्या f0 से ज्यादा है? अब वो f0 से ज्यादा है, मतलब 3/2 f0। क्लियर है? तो ये f0 से ज्यादा है, मतलब वर्क फंक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलकर सरफेस से बाहर आ जाएंगे, करंट फ्लो हो जाएगी। पर इसने क्या बोला कि यदि आवृत्ति को 1/3 कर दिया जाए, इफ द फ्रीक्वेंसी 1/3, मतलब जो आपने फ्रीक्वेंसी करी f' वो कितनी कर दी पहले की, पहले कितनी थी f/3, वो कितनी हो गई 3/2 f0 मल्टीप्लाई बाई 1/3। क्या 3 से 3 कर जाएगा, तो f' कितना आया f0/2। अरे भैया पहले से आधा हो गया, अरे पहले मतलब दहली आवृत्ति जो है उस दहली आवृत्ति से आधा हो गया है, तो दहली आवृत्ति से यदि 0.001 भी कम हो गया तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। मतलब मुझे f0 चाहिए, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ही नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ तो कोई करंट फ्लो हो पाएगी नहीं। क्लियर है? तो आंसर क्या है यहाँ पे 0, 0। फिर आप बोलोगे सर फिर तीव्रता का क्या मतलब है, तीव्रता नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ फोटोन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज्यादा होता है, पर किस एनर्जी पर होगा ये कौन बताएगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। समझ में आया? तो एनर्जी जो बताता है, एनर्जी शो करता है, वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी 0 है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, आपने पूरे सॉल्यूशंस को अच्छे से समझा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आपको अमित सर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थर्ड एफएलटी के फिजिक्स के सॉल्यूशन में। और पहले 25 क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल चुके हैं, मनीष सर उसे सॉल्व कर चुके हैं। अगले 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक हीट से दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। और बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 ग्राम ऑफ कॉपर हीटेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब इसका जो डेल्टा टी है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सेम क्वांटिटी ऑफ हीट गिवन टू 10 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब
10 ग्राम कॉपर, 50 ग्राम कॉपर को जो हीट दी है वही 10 ग्राम पानी को हीट दी है, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है, और ये बोल रहा है द राइज इन इट्स टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया हुआ है, ठीक। तो ये बोल रहा है जितनी हीट कॉपर को दी है उतनी ही हीट वाटर को दी है। कॉपर का मास कितना है? 50 ग्राम। कॉपर की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 420। ये डीक्यू का फॉर्मूला सबको पता होगा, ms डेल्टा टी। और इसके टेम्परेचर में राइज कितना हुआ है? द 50 ग्राम कॉपर हीटेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री। इतनी हीट अगर पानी को दे दे तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? इसका मास कितना है बच्चों, है ना, 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम पानी। स्पेसिफिक हीट, यूनिट देखो, यूनिट जूल केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा, वाटर की स्पेसिफिक हीट हम 1 लेते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिट यहाँ पर जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड दी हुई है तो यहाँ पर हमें वैल्यू 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगी। और डेल्टा टी हमसे पूछा है, ठीक है भाई, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा देते हैं, 42 से 42 उड़ा देते हैं, तो डेल्टा टी आ जाएगा आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये बोल रहा है लिक्विड ए एंड बी आर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई, ए भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बी भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सॉरी 20 डिग्री बोल रहा है, A and B are at 30 and 20 degree centigrade. Okay, ये वाला 20 है। When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 26 degree centigrade. अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताना है, ठीक है भाई। तो जितनी हीट पहले वाले ने दी होगी उतनी हीट दूसरे वाले ने ली होगी, तभी टेम्परेचर जो है वो मिक्सचर का एक कॉमन टेम्परेचर पर आया, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट है हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। तो पहले वाले ने कितनी हीट दी? ms डेल्टा टी, मास m, स्पेसिफिक हीट ऐसे, और डेल्टा टी इसका टेम्परेचर 30 से 26 हो गया तो चेंज आया 30 माइनस 26। इसका मास m, स्पेसिफिक हीट sb, विशिष्ट ऊष्मा, इसका टेम्परेचर 20 से 26 चला गया तो 26 माइनस 20, 26 माइनस 20 इसका चेंज आ गया। मास तो सेम है, कैंसिल कर दो, है ना, ये दिया है ना, देखो दो द्रव समान मात्रा में मिलाया जाता है ना, बोला है सेम मासेस, तो मासेस मैंने कैंसिल कर दिए, ऐसे अपॉन एस बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन बी, 26 माइनस 20 हो गया 4, सॉरी 6, 26 माइनस 20 हो गया आपका 6, 30 माइनस 26 हो गया 4, तो ये आ जाएगा आपका 3:2, 3:2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री, डेल एम की वैल्यू 30 डिग्री है, बाय अ हॉलो प्रिज्म फिल्ड विथ लिक्विड, ठीक है, एक प्रिज्म है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई, पानी भरा हुआ है, मिनिमम डेविएशन गिवन है इसका 30 डिग्री, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, जो लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है वो 30 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है, मतलब आई हमें नहीं पता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज, ठीक। हिंदी में क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ये बोल रहा है कि एक खोखला प्रिज्म है जिसका विचलन, न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रकाश की किरण 30 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है, मतलब ये दिया हुआ है, तो अपवर्तनांक क्या होगा द्रव का, इसका म्यू पूछा है हमसे, क्वेश्चन समझ गए, इसका हमसे म्यू पूछा है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं म्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें एक डेल एम का फॉर्मूला पता है, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस 2r, ये पता है सबको बच्चों, डेल एम की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री इक्वल टू 2i, आर की वैल्यू गिवन है, आर कितना गिवन है, ये भी 30 डिग्री गिवन, तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 हो गया 60 और इधर आके हो गया 90, 90 इक्वल टू 2i, तो आई की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल चुका है 45, ये अगर 45 है तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ बोलता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई 45, साइन 45 हो गया 1/√2 और साइन 30 हो गया 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √2 से कैंसिल करेंगे तो √2, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √2, ठीक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा √2। होपफुली समझ में आया होगा, एक बार सेल्स लॉ यूज किया मैंने, एक बार मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एक एलसीआर सर्किट से दिया हुआ क्वेश्चन है,
और एलसीआर सर्किट से सीरीज एलसीआर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एलसीआर सर्किट कैसा होगा बच्चों, एल सी और ये हो गया अपना आर, है ना, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। द करंट लीड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अच्छा, एलसीआर सुनते ही हमारे दिमाग में आता है वीएल, वीसी और वीआर। करंट इसके साथ साथ यहां चल रहा होता है। ये बोल रहा है कि वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है या करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसका मतलब वोल्टेज यहां आएगा, देखो ये लिखा है द करंट लीड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। करंट वोल्टेज से 45 डिग्री आगे, ठीक। इसका मतलब ये छोटा है तो VC माइनस VL, है ना। इसको एक और डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये मिल गया हमें VC माइनस VL, ये हो गया VR और ये हो गया V। करंट तभी लीड करेगा जब VC बड़ा होगा। अगर VL बड़ा होगा तो वोल्टेज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और करंट लैग करने लगेगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन करंट को लीड करवा रहा है इसलिए हमें VC को VL से बड़ा मानना है। यह इस क्वेश्चन का ट्रिक था, ठीक। ये 45 डिग्री तो इसको लिख सकते हैं VC माइनस VL और ये VR है। यहां लगा दो बच्चों tan 45, तो VC को लिख सकते हैं अपन XC और VL को XR और VR को R। I कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। tan 45 1 तो R इक्वल टू XC को लिखेंगे 1 बाय ओमेगा C और XR XL है, XL को लिखेंगे ओमेगा L। ओमेगा L इधर आ जाएगा तो R प्लस ओमेगा L इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो इसको मैं लिख रहा हूं R प्लस 2 पाई न्यू L इक्वल टू 1 बाय 2 पाई न्यू C। दोनों का ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो 2 पाई न्यू C इक्वल टू 1 बाय R प्लस 2 पाई न्यू L। तो C की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2 पाई न्यू R प्लस 2 पाई न्यू L। 2 पाई न्यू L प्लस R। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एक थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड इन एयर, ठीक है, हमने एक शेल फायर करा कैनन से जो एयर में जाकर एक्सप्लोड हो गया। अगर वो एक्सप्लोड हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी, ठीक। साइन का फंक्शन है, साइन क्यूब को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले में, ठीक। जो दो पीरियोडिक फंक्शन का सम आएगा, मतलब ये भी एक पीरियोडिक ही है। तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक तो है लेकिन क्योंकि क्यूब है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो SHM नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियोडिक बट नॉट SHM। पीरियोडिक तो होगा लेकिन SHM नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rod of length L is hinged from one end. It is brought to a horizontal position and released. The angular velocity of the rod, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो हिंदी में भी, L लंबाई की एक छड़ को सिरे से बांधा है, क्षैतिज दिशा में ऐसे रखा है और छोड़ दिया, तो ये रॉड ऐसे गिरती है। तो कोणीय वेग जब ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ठीक है, तो ये रॉड जब इस पोजीशन में आ जाएगी तो यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहां था जो यहां आ चुका है, रॉड की लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे शिफ्ट हुआ, L/2 से शिफ्ट हुआ, तो mg L/2 इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, mg L/2 से कम हो गई। और जो एनर्जी कम हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो ये हाफ तो मैं कैंसिल कर देता हूं। mgl इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस हिंज पॉइंट, है ना, जिस पे हिंज किया है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मास रॉड का ये कैंसिल कर दो, एक L भी कैंसिल कर दो, 3 ऊपर आ जाएगा 3g और जो बचा हुआ L है वो यहां आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा दो रूट लग जाएगा, तो √3g/L इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा √3g/L। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। दो स्टेटमेंट दिए हुए। स्टेटमेंट 1, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्सेस हैज टू बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, ठीक है। ये बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। कथन एक क्या बोल रहा है,
स्थायी साम्यावस्था के लिए बल शून्य होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए भैया, जीरो फोर्स को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। साम्यावस्था के लिए आवश्यक नहीं है कि बल शून्य हो। पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा कैसे सही हो सकता है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, फॉर इक्विलिब्रियम इट इज नॉट नेसेसरी द फोर्स इज जीरो, तो गलत है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जो बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग? स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चलो समझते हैं 34। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ f। कॉन्वेक्स, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो बनाया करो, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, फोकल लेंथ, इधर इसका फोकस होगा, इसकी फोकल लेंथ f है। अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो रियल ऑब्जेक्ट f डिस्टेंस पे रख दिया, तो u की वैल्यू हो गई -f, f की वैल्यू हो गई f, देन इट प्रोड्यूसेस एन इमेज एट, तो इमेज कहां पर बनेगी पूछ रहा है। तो लेंस इक्वेशन लगाते हैं भैया, 1/u प्लस 1/v, क्योंकि u इस तरफ रखा है तो नेगेटिव है, तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू मिल जाएगा आपका uf अपॉन u प्लस f। u की वैल्यू है f, मैंने नेगेटिव यहां रख दिया, ये जो माइनस है मैंने यहां रख दिया, उसको प्लस बना लिया। u की वैल्यू f, f की वैल्यू भी f, नीचे आ जाएगा f प्लस f, तो f स्क्वायर बाय 2f, एक f कैंसिल कर दो, f बाय 2, f बाय 2 कहीं दिख रहा है? सी ऑप्शन पे दिख रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है अ पार्टिकल A हैज चार्ज प्लस q, अ पार्टिकल B हैज चार्ज 16q। एक पार्टिकल A है, एक B है, इस पे प्लस q चार्ज है, इस पे प्लस 16q चार्ज है। विथ ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास m। ठीक है भाई, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। When allowed to fall from the rest through the same electrical potential difference, the ratio of their speed, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर में। ठीक है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर इसको मैं फर्स्ट पार्टिकल पे लगाऊं तो फर्स्ट पार्टिकल के E की वैल्यू क्या है? Q, तो QV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मास सेम है दोनों का, m है। अगर मैं सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखूं तो सेकेंड के लिए लिखूंगा 16 QV इक्वल टू हाफ mv b स्क्वायर, b का मास 16 है और a का ये है। ठीक, दोनों को लगा देते हैं डिवाइड, तो 16 QV डिवाइडेड बाय हाफ m vb स्क्वायर, हाफ m कैंसिल हो जाएगा, QV कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा VA अपॉन VB इक्वल टू रूट 1/√16 इज 1/4, तो 1:4 VA अपॉन VB का आंसर हो जाएगा। VA अपॉन VB पूछा है, 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर क्वाइल है ABCD, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे about an axis shown in the figure. The axis is the axis of rotation of the coil as well as the magnetic field B are horizontal. The induced EMF of the coil would be minimum. Induced EMF in the coil would be minimum. ठीक है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। एक आयताकार कुंडली है ABCD, एक अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से वामवर्त घूर्णन कर रही है। कुंडली के घूर्णन के अक्ष के साथ चुंबकीय क्षेत्र B क्षैतिज है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल न्यूनतम होगा। ठीक है भैया, कब मिनिमम फ्लक्स होगा या सब ईएमएफ कब मिनिमम होगा? तो क्या ये E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt होता है। ठीक, तो एक बात ये समझो कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा तब ईएमएफ भी मिनिमम हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम कब होगा? जब फ्लक्स मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं जब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो d∅dt मिनिमम हो जाएगा। और d∅dt मिनिमम होने के लिए, फ्लक्स मैक्सिमम होने के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए।
तो सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे जाना चाहिए। मतलब ये है कि जब कॉइल हॉरिजॉन्टल होगी तो फ्लक्स जीरो, कॉइल वर्टिकल होगी तो फ्लक्स मैक्सिमम, मतलब कुंडली का तल ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। इसको मैक्सिमम होने के लिए ये वर्टिकल होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा तो d∅/dt मिनिमम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगा सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन लगा सकते हैं, है ना, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, टू पार्टिकल्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 है। टू पार्टिकल्स हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है भैया, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें कैपिटल M भी घूम रहा है और स्मॉल m भी घूम रहा है। अच्छा, रेडियस अलग अलग है, ओके, स्मॉल m को यहां से हटा दो। एक कैपिटल R में घूम रहा है, तो इसी में बना लेते हैं, और एक स्मॉल r रेडियस में घूम रहा है, स्मॉल m। इफ द टाइम पीरियड सेम, ओके, टाइम पीरियड अगर सेम है, मतलब जितने टाइम में कैपिटल M यहाँ पे घूम के आता है उतने ही टाइम में स्मॉल m भी घूम के आता है, मतलब इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है ना, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि देखो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी 2πr है, 2π है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 2π है। तो अगर कैपिटल M की एंगुलर वेलोसिटी लिखे तो 2π/t, और स्मॉल m की एंगुलर वेलोसिटी लिखे तो 2π/t, तो इसका रेशो 1 आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इसका रेशो पूछा है तो ये आ जाएगा 1, कोणीय वेगों का अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38। फोर्स दिया, वेलोसिटी दी है, पावर पूछी है ना, फोर्स और वेलोसिटी देके पावर पूछा है। सबको पता है कि पावर कैसे मिलती है, पावर मिलेगी आपको F फैक्टर डॉट V वेक्टर से। कर देते हैं 20 इंटू 6, ये हो गया आपका 120, 20 इंटू -3, ये हो गया -60, प्लस माइनस -15, तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 75, दैट इज 45। 45 will be the correct answer. A. Next. An electron is moving towards x-axis. ठीक है भैया, एक x-axis है, एक y-axis है, एक z-axis। इलेक्ट्रॉन जो है वो x-axis पे भाग रहा है, मतलब ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y-axis, y-axis पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक। इलेक्ट्रॉन कहां पे भाग रहा है बच्चों, x अक्ष पे। विद्युत क्षेत्र कहां पे लगा दिया, y अक्ष पे, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा, इस डायरेक्शन में QE, जो इस डायरेक्शन में QE बाय m का एक्सेलरेशन ले आएगा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में लाना चाहेगा, तो पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। और ये कैसा पाथ है बच्चों, पैराबोला, है ना, इसका आंसर हो जाएगा पैराबोला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडेंसर जस्ट गेट्स पंक्चर्ड, है ना, डेटा है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जिस परावैद्युतांक पंक्चर हो जाता है, जिस विभव प्रवणता जिसपे परावैद्युतांक पंक्चर हो जाता है उसे परावैद्युत क्षमता कहते हैं, ठीक। ये एक डेटाबेस क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट याद रखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, ये बोल रहा है एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जिसपे कोई एनर्जी नहीं, एनर्जी जीरो है, फिर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, जिससे इस पे इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाता है जो बैटरी का है, और चार्ज Q आ जाता है। तो यहां से Q चार्ज फ्लो हुआ, तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया QV, लेकिन कैपेसिटर को एनर्जी मिली हाफ QV। इसका मतलब है कि जितना वर्क होता है एनर्जी उसकी आधी मिल पाती है ना। ऐसे लिखते हो, हाफ QV लिखते हो, हाफ CV स्क्वायर लिखते हो, इसी तरह से फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो हाफ द एनर्जी सप्लाइड टू द इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जितना भी वर्क किया जाता है ना, उसकी आधी ऊर्जा संधारित्र को मिल जाती है। जितना भी वर्क करते हैं उसकी आधी ऊर्जा संधारित्र को मिल जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो सबसे पहले, ए ओमेगा, यही होता है 7 mm आयाम से सरल आवर्त गति, ये आयाम दिया हुआ है, कण का अधिकतम वेग दिया हुआ है, दोलन काल मतलब टी पूछा, ठीक है, टी पूछा। यहां आते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 7 mm, एम्पलीट्यूड दे दिया 7 mm, mm मतलब 10⁻⁻3, ओमेगा को लिख देते हैं 2π/t, 2π/t, और V मैक्स कितना दिया है 4.4, ये 4.4 ले लेते हैं।
ठीक है, तो 44/10 पॉइंट हटा लिया मैंने, 7 इंटू 10⁻⁻3, 2/t, पाई को लिख लिया 22/7, क्योंकि मुझे 7 दिख रहा था इसलिए मैंने 22 लिख लिया। 22 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, तो t को इधर ले आओ और इस 10 को इधर ले जाओ, तो ये 10⁻⁻2 हो गया, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.01। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड। ऑप्शन इस तरफ दिखे नहीं मुझे, इधर लिखे हुआ 0.01 सेकेंड है क्या? हाँ है, ये सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43, क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द एक्सप्रेशन फॉर अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा होती है, वैसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा होती है। ठीक है, अब इसमें पूरा का पूरा टेबल दिया, हमें मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है, टिक करना है। ठीक, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा ये लिखी मैंने, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करें और दिए गए सही विकल्प। ठीक है, चुनते हैं। सबसे पहला बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 90, तो U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ए से कौन मैच कर गया? 0 कौन बोल रहा है? ये, तो ए से मैच कर गया R। पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इक्वल टू 0, तो U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 से मिला माइनस एम बी, माइनस एम बी मतलब सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम, तो बी से कौन मैच कर गया? मिनिमम, मिनिमम मतलब ये रहा। और पोटेंशियल एनर्जी एट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इधर मुझे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा था, इधर हिंदी में लिखा हुआ है क्लियर 180 डिग्री, तो cos 180, U इक्वल टू माइनस एम बी cos 180, cos 180 होता है -1, तो एनर्जी मिली प्लस एम बी मतलब मैक्सिमम, तो C से मैच कर गया ये, तो A से R, B से P, B से P और C से Q, ये तीनों ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहे, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या बोल रहा है? टू स्टोन्स हैविंग डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण है, पूरा कोण से फेंकते हैं, है ना। अच्छा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन पूछ लिया, विद सेम स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो रेंज का रेशियो 1 होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो tan थीटा होता है, और मैक्सिमम हाइट का रेशियो tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अब चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, जब h1 लिखो तो थीटा लिखना, h2 लिखो तो 90 माइनस थीटा लिखना, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और हाइट के फॉर्मूले में आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें मिलेगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कौन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, मतलब इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पर आते हैं, क्या बोल रहा है? Two circular coils 1 and 2 are made from the same wire, but radius of first coil is 3 times the radius of second coil. तो फर्स्ट कॉइल की रेडियस 3 टाइम्स है सेकेंड कॉइल की रेडियस के। What is the ratio of potential difference applied across them so that the magnetic field at their center is same? ठीक है भैया, एक कॉइल है जिसकी रेडियस है 3r और एक की रेडियस है r, ऐसा ले सकते हैं, एक को 3r ले लो, एक को r ले लो, मतलब पहले की रेडियस दूसरे की 3 टाइम्स है, ऐसा बोल रहा है, तो इसको 3r उसको r ले लिया, 3 टाइम्स हो गई उसकी रेडियस उसकी। अब दोनों के सेंटर पर क्या चाहिए भैया? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो, ऐसा बोल रहा है। इस लाइन को सॉल्व करते हैं, पहले के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दूसरे के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I1 बाय r, इसका r है 3r, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I2 बाय r। करंट दोनों में अलग अलग ले ली मैंने, I1 I2, इसकी रेडियस 3r ले ली, इसकी r ले ली, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, r भी कैंसिल हो जाएगा, तो I1 और I2 का रेशियो 3 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। ये हमें समझना है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल करने के लिए I1 I2 का रेशियो 3 होना चाहिए। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? विभवांतर का अनुपात पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है हमसे
व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले के अक्रॉस V1 और दूसरे के अक्रॉस V2 लगा दिया। ओम दादा बता गए थे V इक्वल टू आई आर, तो पहले वाले में I1 R1, दूसरे में I2 R2। I1 अपॉन I2 की वैल्यू में पता है 3 है, ये 3 रख देते हैं। R को लिख सकते हैं रो L बाय, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो सेम। और पहले वाले की लेंथ 2 पाई R, इसका R कितना है 3R बाय L। और R2 को लिखेंगे रो, इसकी लेंथ होगी 2 पाई R बाय L। रो L 2 पाई R कैंसिल, 3 into 3 9। करेक्ट आंसर इज B, 9 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। रेजिस्टेंस R is to be measured using a meter bridge। ठीक है भैया, स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस S टू बी 100 ओम। S की वैल्यू इसने 100 ओम ले रखी है। ही फाइंड द नल पॉइंट एट L1 होना चाहिए। L1 इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, 2.9 सेंटीमीटर पे इसको नल पॉइंट मिला। He is told to attempt to improve the accuracy, which of the following is useful। ठीक, एक मीटर सेतु का उपयोग करके R मापा जाता है, R मापा जा रहा है मतलब R अननोन है। विद्यार्थी S इक्वल टू 100 ओम का चुनाव करता है, विक्षेप उसको L1 इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर में प्राप्त होता है, उसे अपनी शुद्धता सुधारना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, चलो चेक करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है मीटर ब्रिज, तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। क्योंकि R मेजर किया जा रहा है ना, R मेजर किया जा रहा है, तो R के लिए फॉर्मूला बना लो, तो हो जाएगा PS बाय Q। PS बाय Q, इसको मैं लिख सकता हूं P बाय Q इंटू S। S की वैल्यू 100 है, S की वैल्यू 100 है, तो P बाय Q का जो रेशियो है वो बहुत छोटा मिल रहा है, बहुत छोटा मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है, ये 2.9 सेंटीमीटर। P बाय Q का रेशियो बहुत छोटा मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट बहुत छोटा मिल रहा है। सोचो अगर ये S को छोटा कर ले, और 2.9 क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है। लेकिन जब आप बड़ी वैल्यू को मेजर करोगे मीटर ब्रिज में, तो बड़ी वैल्यू को मेजर करने के लिए कम एक्यूरेसी की जरूरत होगी। तो अगर S की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाए तो ये P बाय Q का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो ये बोल रहा हो कि S छोटा कर दो, तो सही हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, देखते हैं। उसे I1 अधिक शुद्धता से मापना चाहिए, वो तो सब सही कर रहा है भाई, इसमें ये ऑप्शन तो गलत ही है बिल्कुल सरासर। उसे S का मान 1000, अरे बाप रे, और बढ़ा देगा तो ये और छोटा हो जाएगा। वो जो 2.7 सेंटीमीटर में आ रहा है वो मिलीमीटर में चला जाएगा, और मिलीमीटर में मेजरमेंट लेने में उससे और ज्यादा एरर हो जाएगी, तो ये तो और भी गलत। उसे S का मान 3 ओम परिवर्तन, हाँ इसको बहुत छोटा कर दिया, देखो 100 से 3 पे ले आए, तो P बाय Q जो 2.9 था वो हो सकता है 29, 30, 35 पे चला जाए, जिसे मेजर करना ज्यादा आसान हो, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी को मैंने देखा भी नहीं, सी पे करेक्ट मिल गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। An old man goes for morning walk on a semi-circular track। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, सेमी सर्कुलर ट्रैक पे आ गया। रेडियस कितनी है 40। He starts from one end track and reaches to the other। यहां से चला और इस पे चलते हुए यहां आ गया। डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, पाई आर। पाई हो जाएगा 22/7, आर ए 40, है ना। इसको सॉल्व कर लो, ये अबाउट कुछ 125, 26 के आसपास कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है, ये सही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 40 + 40 80 भी बोल रहा है, 126 भी बोल रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक, ये हो गया 80, और डिस्टेंस क्या होगी पाई आर। तो पाई और आर का प्रोडक्ट करके देख लो, डिस्टेंस मिल जाएगी आपको 126 और 80। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। Interference fringes are obtained due to interference of waves from two coherent sources of light having amplitude A1 and 2A1। बहुत बढ़िया, A1 and 2A1। The ratio of maximum and minimum, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का जो रेशियो होता है वो A1 + A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1
माइनस A2 होल स्क्वायर होता है। A1 है A1 और A2 है 2A1, तो A1 प्लस 2A1 3A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A1 माइनस A1 A1 होल स्क्वायर। A1 से A1 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 49 कैपेसिटर से एक क्वेश्चन दिख रहा है। 4 मेटेलिक प्लेट्स आर अरेंज्ड as shown in the figure. If the distance between each plate, then capacitor of the given system between point A and B. ठीक है, A और B के बीच में, तो ये प्लेट A से कनेक्ट है, ये B से कनेक्ट है, ये भी B से और ये A से, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर बन गया। B और B से तो बनेगा नहीं, A और B के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये एक कैपेसिटर बन गया, ये एक कैपेसिटर बन गया, तो एक और एक दो, तो एक की कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट A by D, तो दो की हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। पैरेलल में आ जाएगी A और B के बीच में, पैरेलल में डायरेक्ट सम करते हैं। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ABC। ABC इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ? ठीक है, तो ये वाला जो वर्क हुआ है बच्चों, ये वाला, ये नेगेटिव वर्क है, और ये वाला जो वर्क हुआ है पूरा पूरा, है ना, देखो मैं इसको अलग अलग बना देता हूं। ये वाला जो वर्क हुआ है, ये मतलब ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का, ये पूरा नेगेटिव वर्क है। और एक प्रोसेस ऐसी दी है, तो इसका ये वाला जो पूरा वर्क हुआ है, ये पूरा शेडेड, ये पूरा नेगेटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, नेट वर्क मिल जाएगा। तो पहले मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूं, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कितना है इसका 2V0 माइनस V0 मतलब V0, और हाइट कितनी है इसकी 2P0 माइनस P0 मतलब P0, तो P0 V0 बाय 2, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया इसमें ऐड कर देता हूं, तो इसकी लेंथ हो गई V0 और हाइट हो गई P0, तो P0 V0 बाय 2 प्लस ये वाला हो गया P0 V0, तो आधा और एक हो गया 1.5 मतलब 3/2, 3/2 P0 V0। इतना नेगेटिव वर्क हुआ है, ये वाला पूरा एरिया मैं कैलकुलेट कर चुका। अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो देखो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये पूरा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का हाइट 2P0, 3V0 माइनस V0 मतलब 2V0, तो ये हो गया 4P0 V0। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं मैं, ये शेडेड, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया, ये मैंने इसको फिल कर दिया। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 3 माइनस V0 मतलब 2V0, और हाइट कितनी है 3P0 माइनस 2P0 मतलब P0, तो P0 V0, तो प्लस P0 V0 और कर दो, तो ये हो गया 5P0 V0। इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव वर्क हुआ है, तो नेट कितना हुआ, तो नेट वर्क हो जाएगा 5P0 V0 माइनस 3/2 P0 V0, 2 आ जाएगा बच्चों एलसीएम, ये हो जाएगा 10P0 V0 माइनस 3P0 V0, 10 माइनस 3 7P0 V0 बाय 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7P0 V0 बाय 2। मैं थोड़ा सा लंबा सॉल्व किया उसको, ताकि मैं डिफरेंट वर्क अलग से कैलकुलेट करना आ जाए। मैं चाहता तो यार ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ठीक है, इस तरह से करो, थोड़ा ज्यादा इजी लगता है बच्चों को सॉल्व करने में। ठीक है, होपफुली सभी लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे होंगे। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, और वो होगा आपका FLT 4। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।